खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। गोला में साइकिल पंचर यानी कि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनय तिवारी को करारी शिकस्त मिली है। बीजेपी ने एक बार फिर से कमल खिलाया। बीजेपी को अपना किला बचाने की चुनौती थी, वही समाजवादी पार्टी के पास मौका था कि निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी बीजेपी को करारा झटका दे सकती थी। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी, जो यहां के विधायक रहे अरविंद गिरी के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया था और उन्होंने 33,000 वोट से ये चुनाव जीता है। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि हमारी तरफ से कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ यानी बीजेपी की तरफ से सरकार चुनाव लड़ रही थी। देखिए, ये बड़ी जीत है ही है, कैसे भी हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है ये। वोटिंग परसेंटेज कम रहा, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हुई है। किस तरह से देखते हैं हार को? जो जनता का जनादेश है वो हम लोग स्वीकार करते हैं। कभी सरकार चुनाव लड़ रही थी, वो अध्यक्षों को उठा लिया था, सरकार चुनाव लड़ रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया गया, कहीं न कहीं उसका भी नुकसान हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गोला उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 33,000 वोटों से अमन गिरी ने चुनाव जीत लिया है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी भारी मतों से जीते। 33,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनय तिवारी को हराया है। तो गोला उपचुनाव में बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। विनय तिवारी ने कहा कि सरकार सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही थी, वही आरोप जो अक्सर हर चुनाव में समाजवादी पार्टी दोहराया करती है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनय तिवारी ने शिकस्त के बाद बयान दिया। 34,298 वोट, अगर स्पेसिफिक बात की जाए तो 34,298 वोटों से जीत हासिल की है अमन गिरी ने। अरविंद गिरी यहां से विधायक थे, कई बार के 5 बार चुनाव जीता है उन्होंने। उनके निधन के बाद अमन गिरी अब उनकी बागडोर संभालेंगे सत्ता की। देखिए, ये बड़ी जीत है ही है, कैसे भी हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है ये। वोटिंग परसेंटेज कम रहा, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत हुई है। किस तरह से देखते हैं हार को? जो जनता का जनादेश है वो हम लोग स्वीकार करते हैं। कभी सरकार चुनाव लड़ रही थी, वो अध्यक्षों को उठा लिया था, सरकार चुनाव लड़ रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को उठाया गया, कहीं न कहीं उसका भी नुकसान हुआ। गोला गोकर्णनाथ में बीजेपी ने एक बार फिर से परचम लहराया है। वहां पर एक बार फिर से कमल खिला है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई थी। यहां इस बार भी बीजेपी और एसपी की सीधी टक्कर थी। बीजेपी ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा तो उनके सामने एसपी के पूर्व विधायक विनय तिवारी रहे। अभी तक के रण पर अगर नजर डालें, 2022 में बीजेपी के अरविंद गिरी 1,26,534 वोट पाकर विजय हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 29,294 वोटों के अंतर से हराया था। विनय तिवारी को 97,240 वोट मिले थे। 2017 में बीजेपी के अरविंद गिरी ने 1,22,497 वोट पाकर जीत हासिल की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 67,480 वोटों से हराया था। 2012 में समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी 82,439 वोट पाकर जीते थे, जबकि बीएसपी की सिमी बानो 63,110 वोट पाकर दूसरे स्थान पर थी। जातीय समीकरण पर अगर नजर डालें तो इस विधानसभा सीट में ओबीसी में आने वाले कुर्मी और मुसलमानों का वोट सबसे अधिक है। यहाँ कुर्मी वोट बीजेपी के खाते में ही जाता रहा है, जबकि मुसलमान एसपी के साथ दिखाई दिया है। उपचुनाव मैदान में कोई और पार्टी नहीं थी, लिहाजा मुसलमानों के ज्यादातर वोट एसपी के पक्ष में गिरे। जो वोट का परसेंटेज था वो कम दिया गया और मुस्लिम का वोट कम से कम डालने दिया गया। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव लड़ रही थी, तो ये सरकार का रिजल्ट है। बीजेपी 2024 में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लिहाजा ये उपचुनाव उसकी साख का सवाल था। बीजेपी ने इसके प्रचार के लिए मंत्रियों की फौज उतार दी थी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी प्रचार में उतारे गए। खुद सीएम योगी गोला में अंतिम समय तक प्रचार करते हुए नजर आए। हालांकि एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं उतरे, लेकिन पार्टी के बड़े नेता विनय तिवारी के पक्ष में प्रचार करते देखे गए। गोला गोकर्ण से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। 34,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को शिकस्त यहां झेलनी पड़ी है
चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, अशोक पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उमाकांत लखेड़ा सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट है, और कुछ ही देर में हमें संवाददाता निखिल शर्मा भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। डॉक्टर अजीज, पहला सवाल आपसे ही है कि सिलसिला बदल नहीं रहा है, वक्त भले बदलता जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो हार का सिलसिला है उसमें कोई तब्दीली नहीं दिख रही है। जो ये आपका सवाल है, ये वाकई में बहुत सारे सवाल को खड़ा करता है। आप जब पिछले आंकड़े पे अगर नजर दौड़ाएं आप, तो आज समाजवादी पार्टी 30,000 वोट ज्यादा पाई है पिछले चुनाव से। इस बात को पहले समझ लें, पहला मैं। दूसरी बात, बीजेपी जहां है वहीं मौजूद है, उसके वोट परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो करीब 40% बढ़ गया। एक बात आप देखिए, वहां चुनाव हुआ कैसे है। जिस तरह शासन सत्ता का दुरुपयोग किया गया, जिस तरह वहां पे शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर के चुनाव लड़ी है बीजेपी के पक्ष में। वहां बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, वहां तो शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। वहां पे जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया गया, तमाम कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, तमाम परिस्थितियां पैदा की गई, तो ये तो कहीं लोकतंत्र की एक बड़े लेवल पे हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या की गई, और जो बीजेपी इस कल्चर को अपना रही है, जी मैं आपको बताऊं, ये एक अच्छा संकेत नहीं है कि जीतने के लिए आप कुछ भी करें, जीतने के लिए आप। डॉक्टर अजीज, आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को प्रचार करना चाहिए था? एक बड़ा मौका था आप लोगों के पास तो उस लखीमपुर खीरी जिले में चुनाव जीतने का, जहां पर सारी सीटें बीजेपी के पास है। उस लखीमपुर खीरी में जहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना था किसानों का, वहां पर अगर आप शिकस्त देते, और ऐसा नहीं है कि जो ग्राउंड पर वोटर्स हैं वो आपके समीकरण को नहीं फिट बैठते हैं। कुर्मी वोटर्स वहां ज्यादा हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष उसी जाति से आते हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट मिला था, यानी कि कहीं न कहीं कोशिश में कमी रह गई। और रही सरकारी मशीनरी वाली बात, तो हर चुनाव में हमने देखा, चाहे कोई किसी की भी सत्ता रही हो। मध्य प्रदेश में मुझे याद है जब कांतिलाल भूरिया जीते थे चुनाव, तो बीजेपी ने यही आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ में 4-5 उपचुनाव हुए विधानसभा के, वहां पर बीजेपी यही आरोप दोहराती है। तो ये तो हारने वाली साइड के एक अच्छा एक्सक्यूज रहता ही है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या और ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं थी? अखिलेश यादव उतरते यहां पर, या तो बाकी पार्टियों ने आपका वोट भी नहीं काटा, जैसा कि आजमगढ़ में हुआ था, रामपुर में हुआ था, आप लोग आरोप लगा रहे थे। आयुष जी, देखिए, 2-3 बातें बड़ी गंभीरता से आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आप देश के बड़े पत्रकार हैं, बात को समझें। सर बड़े नहीं है, जनता को समझाइए। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात छोड़िए। अरे सर सुनिए ना मेरी बात, जनता ही देख रही है, उसी को समझा रहे हैं। समझाइए हालात क्या हुए वहां पे। आप देखिए किस तरह डराया गया, धमकाया गया हमारे कार्यकर्ताओं को, वोट नहीं डालने दिया गया। उसके बावजूद भी 97,000 वोट मिले हैं, इससे पहले 67,000 वोट मिले थे। कितना बड़ा बदलाव है, क्या समझ रहे हैं आप कि जनता में कितना आक्रोश है? ठीक है, ठीक है। समाजवादी अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी का जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। अगर आपकी सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की होती तो वो चुनाव जीत जाते, ऐसा दावा उनका है, बताइए। अशोक जी अगर सुन, देखिए, आपको बता दें कि ये सीट हमारे विधायक जी गिरी जी के निधन से खाली हुई थी। जनता किसान बूथ थी, हमारा बूथ स्तर तक हम मजबूत है, हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है। हमारे मुख्यमंत्री से प्रदेश अध्यक्ष तक एक कार्यकर्ता की भांति भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। अखिलेश यादव की तरह ट्वीट हम नहीं करते। ये जरूर है कि हाल का बहाना इनके पास जरूर है। जहां ये जीतते हैं वहां लोकतंत्र की विजय, जहां हम जीतते हैं वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाया करती है। ये लगातार 8 सालों से हम लोग लगातार देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए ये लोकतंत्र की हत्या है, हमारे लिए ये लोकतंत्र की विजय है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हमने हासिल किया है। हमने सबका साथ सबका विकास वाले हम लोग हैं, इनकी तरह MY XY Z करने वाले हम लोग नहीं हैं। हमने पूरी जनता का विश्वास हासिल किया है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक की है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है, तब जाके जनता ने तमाम चुनौतियां हैं आपके पक्ष में, एक फैसला भी रहा है। अच्छा है अशोक जी, ठीक है, फैसला आपके पक्ष में, लेकिन जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही कि उनका आंकड़ा बढ़ा है, उनका आंकड़ा बेहतर हुआ है विधानसभा चुनाव में भी, इस उपचुनाव में भी, यानी कि आपका जो वोट शेयर है वो काट रहे हैं वो। देखिए ये ऐसे ही आंकड़ा दिखाते
देखिए ऐसा ही आंकड़ा दिखाते रहेंगे। डायरेक्ट फाइट थी, वहाँ जानी रहे समीकरण किस तरह था, इसलिए इनका वोट बढ़ेगा या घटेगा। मेरा ये मानना है अखिलेश यादव जी कहीं जाएंगे नहीं, ये लोग कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है। हार का बहाना। मकान सर, इस चुनावी नतीजे से, चुनाव के नतीजे से क्या मायने निकलते हैं, खास करके जब वोटिंग परसेंटेज समाजवादी पार्टी के पक्ष में बढ़ा जरूर है, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि इसमें बाकी पार्टियां, बड़ी पार्टियां नहीं थी, कांग्रेस और बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उपचुनाव में नहीं उतारे थे, वो अंतर दिख रहा है या फिर सच में समाजवादी पार्टी का समर्थन बढ़ा है लेकिन जीत हासिल नहीं हो रही? देखिए, जीत और हार के बारे में कहा जाता है कि भाई चाहे एक वोट से जीते या 1 लाख से जीते या 10,000 से जीते, जीत तो जीत होती है, हार तो हार होती है। और समाजवादी पार्टी बड़ी विनम्रता से वो उनके जो उम्मीदवार है अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं और सरकारी साधनों का दुरुपयोग की बातें उन्होंने की है। लेकिन ये बात काफी कुछ सच भी हो सकती है, काफी कुछ अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में होती तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। लेकिन इससे एक चीज बहुत साफ सी है कि अभी देखिए कोई लहर तो किसी की है नहीं उत्तर प्रदेश में, और कोई लहर चल रही है और लहर में कोई झटका लग गया है तो कोई झटका किसी को लगा नहीं है। बहुत साफ सी बात है। देखिए ऐसे माहौल में कि एक सीट से 403 सीटों में से और प्रचंड बहुमत वाली योगी जी की सरकार है, उससे ना तो एक सीट पर वो अगर हार भी जाते तो कोई फर्क उनकी सेहत पर पड़ने नहीं था, और समाजवादी पार्टी जीत भी जाती तो कोई बहुत बड़ी क्रांति उत्तर प्रदेश में आने वाले 4.5 साल में 5 साल तक होने वाली है नहीं। तो ये कहता है कि एक हवा का झोंका लगता है 2024 की, ये कोई कैलकुलेशन होती है। लेकिन निश्चित रूप से ये बड़ा घटनाक्रम है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, कांग्रेस अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। इससे एक ऐसा लगता है कि उनको निश्चित रूप से उन्होंने भी हारना ही था, तो वो बिना बात की हार का कोई संदेश देना नहीं चाहते थे। लेकिन ये जो बढ़त समाजवादी पार्टी के वोटों की हुई है उसको ध्यान देने की जरूरत है कि तमाम तरह के विपक्ष को आइसोलेट करने के बाद सरकारी मशीनरी बला जितने भी आरोप लगते हैं उसके बाद भी ये वोट हासिल करना, उन्होंने बीजेपी का वोट कम हुआ है, बीजेपी के वोटों में उदासीनता थी, तो कई फैक्टर काम करते हैं। और कांग्रेस का वोट क्योंकि उसको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना था, तो जाहिर सी बात है कि उनको वोट भाजपा को हराने वाले कैंडिडेट को दिया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मायावती जी का जो वोट है कि मायावती जी का वोट न्यूट्रल रहा होगा या कोई बहन जी का कोई प्रेशर रहा होगा, कोई इंडिकेशन रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन सर क्या पॉलिटिकल एक्टिवनेस को लेकर सवाल न उठे? बीजेपी के बड़े नेता पहुंचते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता नहीं पहुंचते हैं इसको लेकर। हालांकि एक फैक्टर ये था, मुलायम सिंह का निधन हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए होता क्या है कि समाजवादी पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं था। समाजवादी पार्टी बुरी तरह चुनाव हारी हुई पिछला चुनाव, तो इसलिए उनके पास खोने को जब कुछ है ही नहीं तो समाजवादी पार्टी के उसने भाई एक रस्म अदायगी की तरह डेमोक्रेसी में होता है कि आप अगर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं होता तो उनको कहते हैं भाई इन्होंने सरेंडर कर दिया। अभी जो अमन गिरी है, अमन गिरी के साथ ये सबसे बड़ा फैक्टर है। 4 बार उनके पिताजी 5 बार विधायक थे, तो विधायक होने के रहते वो एक कद्दावर नेता उस क्षेत्र के थे। एक ही उम्मीद लग रही थी कि लखीमपुर में किसान आंदोलन हुआ, उससे लेकर के किसानों का कुछ गोलबंदी हुई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन देखिए एक बात बहुत साफ है कि अभी कोई लहर योगी सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, और बिना कोई लहर नहीं है कि लोग कहे कि भाई सत्ता से उखाड़ो जी। तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं, और एक स्टेबल अगर सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है तो कोई उसको छेड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन इससे अपोजिशन के पक्ष में बहुत सारी बातें जा रही है कि जो अपोजिशन का एक ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा रोचक बात है कि अपोजिशन के वोट बढ़े हैं। जी निखिल, क्या फैक्टर्स वहाँ ग्राउंड पर रहे, किन वजहों से, और खास करके जिस तरह से देखा गया कि बाढ़ बारिश का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जनता के जहन में भी थे। कौन से मुद्दे किसके पक्ष में गए, किसके खिलाफ गए? देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर किसी भी समय जब उपचुनाव होता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसके प्रति लोगों का समर्थन ज्यादा होता है, तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को तो मिलता ही मिलता। लेकिन जो आपका काम है हरदम, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप देखिए अरविंद गिरी ने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, उस काम की तस्वीरें गोला में पूरे दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो सड़कों की बात करें आप, चाहे बिजली पानी की बात करें या हर व्यवस्था की आप बात करें, तो वो कम से कम लोगों को दिखाई पड़ रहा था। और अरविंद गिरी की जो है निधन के बाद उनके जो बेटे थे अमन गिरी, उनका भी रास्ता वही था डेवलपमेंट को लेकर, इसलिए जनता ने उनको चुना।
जहां तक लखीमपुर की बात है, 2-3 बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण थी। गन्ना किसान सबसे महत्वपूर्ण विषय था और इसके साथ ही यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर लगातार आवाज उठती रही है। तो गन्ना किसानों को लेकर सरकार ने पहले आश्वस्त कर दिया है कि गन्ना किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, जब जनता के बीच में बड़ा नेता जाएगा तो जनता भी उसे समझेगी। समाजवादी पार्टी के साथ थोड़ा सा इस बात को लेकर परेशानी रही कि समाजवादी पार्टी के जो सेकंड लाइन के लीडर हैं वो शायद कहीं गुम हो गए हैं, वो तस्वीरों में उतने दिखाई नहीं पड़ते। हालांकि बहुत सारे नेता पहुंचे, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव की जहां तक बात थी, उनके पिता का निधन हुआ था तो शायद इस वजह से भी उनका आना संभव न रहा हो, लेकिन कुछ समय जरूर निकालना चाहिए था इस चुनाव के लिए। अगर निकालते, जनता के बीच में जाते, तब जनता ये तय करती कि आखिर मुद्दे कौन से हैं, किन मुद्दों पर उसे मतदान करना है। जहां तक गोला की बात है, मैंने जो देखा 2 सबसे महत्वपूर्ण विषय थे। एक तो यहाँ का डेवलपमेंट, दूसरा जो है गन्ना किसानों की समस्या। डेवलपमेंट पिछले 2 चंक में बहुत ज्यादा हुआ है, यानी 2 बार जब विधायक रहे अरविंद गिरी, और इसके साथ ही अगर हम गन्ना किसानों के मुद्दों की बात करें तो जो पिछले बकाये थे, ठीक है, वो बहुत तेजी, यानी कि विकास और किसान ये बड़ा मुद्दा था। लेकिन एक और चीज अगर जरा समझा पाए आप, जिस हिसाब से काउंटिंग हुई होगी राउंड के वाइज, कुर्मी वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स की बात कही जा रही थी, क्या समीकरण वहां समझ आया ग्राउंड पर आज? देखिए, मैंने जहां तक समझा और हर बूथ की मैंने काउंटिंग देखी, हर राउंड में लगभग 1000, 1500, 1700, 1800 वोटों का अंतर था। हर राउंड में अंतर होने का मतलब ये है कि कोई जातिगत समीकरण नहीं था। बहुत जातिगत समीकरण जो फैक्टर था उसने काम नहीं किया। काम उसने किया कि गोला के लोगों की जरूरतें क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जैसा मैंने बताया डेवलपमेंट, और दूसरा किसान। ठीक है, पूरी पोलिंग इसी पर हुई। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो है मुद्दा था, वो जो छोटा काशिया जो गोला कुंकड़ का मंदिर कहा जाता है, उसका जो है वो उसके कॉरिडोर का निर्माण, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था उसके कॉरिडोर का। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि इसको लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं, ये एक फैक्टर हो सकता है। डॉक्टर अजीज, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या रस्म अदायगी की कोशिश यहां भरती, सिर्फ कोशिश कर दी गई कि ठीक है वॉकआउट न दिया जाए, सिर्फ चुनाव लड़ लिया जाए। बड़े नेता अगर आते तो अंतर भी दिखता, क्योंकि आजमगढ़ में हमने देखा है क्लोज फाइट में आपके उम्मीदवार को शिकस्त झेलनी पड़ी थी और वहां पर भी अखिलेश यादव जब नहीं पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं के अंदर से भी सवाल उठ रहा था। देखिए आयुष जी, सबसे बड़ी बात है चुनाव, इसमें रस्म अदायगी सवाल नहीं। सवाल इस बात का है कि आज शासन सत्ता किस कदर ये जो लोग बैठे हैं, किस कदर वो सीट को हथियाने में लगे। उनको हर हाल में चुनाव जीतना है, उनको सरकार बनानी है। आप चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए। चलिए अजीज जी, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निखिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बड़ा मौका था समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन बड़े मौके पर बड़े लीडर अगर नदारद रहेंगे तो फिर बड़ा फर्क नहीं ला पाया जा सकेगा, और उसका असर देखा गया नतीजों में, जहां बीजेपी के उम्मीदवार ने 34,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को शिकस्त दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।